हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो काफ़ी टाइम बाद फिर से आज एक क्लास लेकर के आए हैं हम, और ये सीरीज़ कोशिश करेंगे हम कि ये कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है। और ये जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी है उसको कंप्लीट कराने वाले हैं 12th क्लास पर, वो भी हम एनसीईआरटी बेस पर। तो जो 12th क्लास में इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी मीडियम में भी हैं, यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा, लेकिन हम हिंदी मीडियम में ही समझाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे समझाने का तरीका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का मॉडरेट लेवल रहेगा। मतलब हम मॉडरेट लेवल में समझा रहे होंगे, मध्यम रास्ता जो होता है, बीच वाला रास्ता, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारा समझाने का तरीका भाई मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। और जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ करके इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं 12th में हैं, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे यूपीएससी वालों को मैं स्टूडेंट नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि मैं यूपीएससी वालों को स्टूडेंट बोल दूँ। तो क्योंकि मैं अभी छोटा मोटा टीचर हूँ, 11th-12th क्लास वालों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 12th क्लास में जो स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में जो स्टूडेंट हैं, और यूपीएससी की जितने भी मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन क्लासों को देख सकते हैं और देख करके इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी बेस पर क्या करेंगे, सारा कंप्लीट कराएंगे। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चलेगी, ये कोशिश हम यही करेंगे। हाँ, बीच बीच में देखो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, कभी टाइम, कभी क्या ऐसे करके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई क्लासें नहीं आ पाती हैं। तो आप नाराज ना हुए, आप वो सोच सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई होंगी, और आपके सपोर्ट की वजह से इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए तो धन्यवाद आपका फिर से। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को। तो 12th क्लास वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो आप सब मेरे से कनेक्ट ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट जिस दिन स्कूल नहीं आ पाया, सपोज दैट कि भाई आपको कुछ काम पड़ गया, या फिर आज आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आज तो स्कूल जाना ही नहीं है, ठीक है, आपने ऐसा डिसाइड कर लिया है। अगर आप किसी रीजन की वजह से नहीं आए हो, तो आप यहाँ पे आकर के भी ऑनलाइन यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आकर के भी वो क्लास जो आपकी मिस हुई है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। और आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आप मेरे से वैसे भी मिलते हो तो वैसे भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई मुझे जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज के साथ आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो। एंड ये जो सीरीज होने वाली है काफ़ी डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे हम, एंड इसमें हम काफ़ी इमेज वगैरह को ऐड करके आपको समझाएंगे, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराएं और अच्छे से समझाएं। ये सारा कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, एनसीईआरटी आपके पास है। बस आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं, जो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन हाईलाइट करवाऊंगा मैं मेरी क्लास में, आपको भी आपकी बुक में उन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है। लाइक कोई पॉइंट हुआ, अगर मैंने वो हाईलाइट कर रखा है, मतलब क्यों कर रखा है, ऑब्वियसली बात है भाई, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो उसी प्रकार से आपको भी वो हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप हाईलाइट कर लोगे, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, उसी स्टोरी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप हाईलाइट जरूर करें हमारे कंटेंट को देख करके। एनसीईआरटी सभी के पास होती है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करें, और हाईलाइट जो पॉइंट है उन पर विशेष फोकस करना है आपको, उन्हीं पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरा कहना ये है कि भाई जो हाईलाइट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि क्वेश्चन की वहाँ से आने की संभावनाएं ज़्यादा है। और हम पर टॉपिक में से हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल के साथ कंप्लीट कराएंगे, ताकि आपका ना तो एमसीक्यू, ना फिल इन द ब्लैंक्स, ना ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन मिस ना हो या ना छूटे एग्जाम में। हम कोशिश यही करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट कहाँ से, जैसे कि 12th क्लास की बात करें हम, तो 12th क्लास में जिन बच्चों के पास आर्ट्स है, या जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है उनके लिए, तो आप भी हमारे साथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो देखिए, अगर बात करें हम अभी 12th क्लास वालों की, तो हमारे पास दो बुक हैं भाई,
12th क्लास में। एक तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये दो बुक हमारी चलती हैं। एक बुक में हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और सेकंड वाली बुक में हम क्या कर रहे होंगे, मतलब इस वाली बुक में हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इस वाली बुक में हम क्या करेंगे भाई कि जो वर्ल्ड में अलग अलग जैसे कि हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे WHO के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा UN के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई दुनियादारी में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा इसमें IR भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन कि भाई भारत के संबंध अदर देशों, अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैं, जैसे कि इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के कैसे हैं, ये देखेंगे हम इस वाली बुक में। समझ पा रहे हो आप? इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं, ये देखेंगे हम इस वाली बुक में। इंडिया के रिलेशन अपन बोले तो कि भाई रसिया के साथ कैसे हैं, या अपन बोले अमेरिका के साथ कैसे हैं, तो ये सब हम इस वाली बुक में देखने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात आई। अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसमें बात होगी, तो भाई इसमें बात होगी। ठीक है, अगर मोस्टली हम देखें सबसे पहले वाला चैप्टर हमारा यही है। ठीक है, सबसे पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, पार्टीशन के प्रोसेस पढ़ेंगे। पार्टीशन के बाद कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा वो पढ़ेंगे। उसके बाद में सबसे पहले डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए कौन कौन से चैलेंज थे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ में। तो सबसे पहले हम कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये हमारी फेवरेट है। शायद आपकी भी फेवरेट हो, मतलब आपको अच्छी लगती हो, तो उस वजह से सबसे पहले हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। देन उसके बाद हम ये भी स्टार्ट करेंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारी फेवरेट नहीं है, ये भी हमको अच्छी लगती है। ठीक है, पर सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानेंगे पहले, देन उसके बाद हम दूसरी दुनिया के बारे में, मतलब दूसरे कंट्रीज के बारे में जान रहे होंगे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। देखिए, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को स्टार्ट। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करें फर्स्ट कि भाई इसमें हम कंप्लीट करने वाले पढ़ने वाले क्या हैं भाई, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर दो टाइप के मैप दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दो टाइप के मैप हैं। ये भाई पाकिस्तान और ये भाई इंडिया। ठीक है, इन दोनों की पार्टीशन की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। पार्टीशन की प्रोसेस की विभाजन के पहले तो देखेंगे कि विभाजन के कारण क्या थे, विभाजन क्यों हुआ, विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, विभाजन की प्रोसेस क्या थी, पार्टीशन की प्रोसेस क्या थी, पार्टीशन की डिमांड किसने की थी सबसे पहले, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं डिटेल के साथ में। और पार्टीशन के बाद में कौन कौन रिफ्यूजी के रूप में रहे थे। ठीक है, पार्टीशन के टाइम पर क्या क्या कंडीशंस थी, कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो सारा हम फर्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले चैप्टर में हम मोस्टली दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पाकिस्तान के बारे में और एक इंडिया के बारे में, हमारे प्यारे भारत देश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं नॉर्मली थोड़ी सी बात करूँ कि भाई देखो, जैसे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि भाई देखो 1947 को क्या हुआ था। अगर नॉर्मली अपन बात करें मिडनाइट 1947 कि भाई मिडनाइट 1947 को क्या हुआ था कि भाई पार्टीशन हुआ था। ठीक है, विभाजन हुआ था। अगर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देखना चाहें, नॉर्मल बेसिक चीजें ये सब आपको पता है कि भाई हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिला, हमारा भारत देश कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947। अगर हम भारत की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 हम हमारा इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन मनाते हैं 15 अगस्त को। पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। पाकिस्तान कब मनाता है भाई, 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाता है। तो उसका आज़ादी का डेट क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947, क्योंकि 15 मतलब 12 बजे के बाद हुआ था हमारा, तो पहले हमने पाकिस्तान का किया। तो 15 अगस्त 1947 इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम, एंड उसके बाद में पाकिस्तान वाले सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त 1947 को उनका इंडिपेंडेंस डे। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी समझ में आई, इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं बताई है मैंने आपको। सिंपल यही है कि भाई हमारा भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और
पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली थी, मतलब पाकिस्तान को कब बनाया गया ऐसे बोल सकते हैं। आज़ादी तो क्या, उसको कब बनाया गया ऐसे बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान को बनाया गया था भाई 14 अगस्त 1947, मतलब 14 अगस्त 1947 को उसको क्रिएटेड किया गया था, उसको बनाया गया था, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको अभी समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम सारा देखने वाले हैं। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जान रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, वो हम नहीं जान रहे हैं। अभी हम जो चैप्टर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि भाई हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इन 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो हमारे प्यारे भारत देश के बारे में और एक पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक मैं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए। अब ये फर्स्ट वाला फोटो है जो हमने मतलब मोबाइल से खींच के डाला है। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा क्लियर ना दिखे, और जो हाईलाइट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बार आप थोड़ा सा मैनेज कर लिए, बस इसी में रहेगा, ये फर्स्ट वाले में ही ऐसा रहेगा। बाकी सभी इमेज को हमने अच्छे से क्लिक करके मतलब इसमें लगाया है, ऐड किया है, तो वो आपको अच्छे से दिख जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपका मैनेज कर ले, हम इसमें थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आपको दिख जाए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर का नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट वाले चैप्टर का नाम क्या है भाई, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में देखना चाहें, देखो हमारी क्लास में आपको सोचना बताया जाएगा कि भाई आप पढ़ तो सभी रहे हो, ठीक है, मतलब पढ़ तो सभी जगह से रहे हो, आप थोड़ा सोचिए इन द सेंस आप ये सोचिए कि भाई क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। जैसे कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एक नए राष्ट्र का या एक राष्ट्र को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, एक नेशन के क्रिएशन में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, एक नेशन को बिल्ड करने के लिए उसके बिल्डिंग को बनाने में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वही थोड़ा सोचिए आप। जैसे ही आप सोचोगे, हो सकता है आपके माइंड में भाई बहुत सारी चीजें नहीं आए, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो या फिर आपने पहले पढ़ लिया हो, ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको आ जाएं। पर कौन से, देखो अगर जैसे कि बोला जाता है ना कि जो अपने सपनों के पीछे नहीं भागा उसे बाद में जाके रियलाइज होता है कि सपनों के पीछे चला जा सकता था, दौड़ा जा सकता था। उस वजह से कुछ नहीं सोचने से अच्छा है कुछ सोच लेना। भाई सोचिए, सोचने से आएगा। ठीक है, तो देखिए चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, कि भाई जो नया राष्ट्र था, नया राष्ट्र बना था, उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस थे, उसके लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब हम अगर ये देखना चाहें तो सिंपल वे में सबसे पहले हम बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, आजादी की डेट लिखी हुई है इंडिपेंडेंस की, भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। अगर डेट की बात करें तो 15 अगस्त, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें कि भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया था, पहली संविधान सभा में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपनी स्पीच दी थी, और उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य के साथ समझौता। ये सब हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। देखिए शायद मैं भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ हाँ पूरा कि भाई आपको अच्छे से दिखे। देखते हैं एक बार। चलिए, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन एट द हाउस ऑफ मिडनाइट ऑन 14 to 15 अगस्त 1947, कि भाई अगर अपन आगे बात करें, इंडिया अटेंडेंट इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया को फ्रीडम मिल गया था 1947 में, और अगर बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां तक हो गया। आगे देखिए, एड्रेस्ड अ स्पीच सेशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट नाइट, दिस वाज द फोकस, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, एंड आगे लिखा हुआ है स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विथ, मतलब एक स्पीच जिसके साथ आप फेमिलियर हो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक स्पीच दी थी सबसे पहले, और उस स्पीच का आधार है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य के साथ भाई समझौता। ठीक है, भाग्य के साथ समझौता या भाग्य की बात कर रहे हैं वो, तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी यहाँ पर क्या है,
किसने बोला था भाई, डॉक्टर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने की इनकी ये स्पीच थी, उनका ये आधार था, उनका ये बेस था। यहां तक कंप्लीट है। अब थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं। देखिए, देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरी एग्रीड अपॉन। अब बोला गया है, ध्यान से देखना है कि यहां पर देखो, अब उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी कि भाई सबकी डिमांड अलग अलग थी, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग थी, सबके अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग प्रायोरिटीज थी। तो लेकिन दो गोल ऐसे थे, दो बातें ऐसी थी जिस पर सब एग्री कर रहे थे। अब वो दो बातें कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। अच्छा, ये टाइम कैसा है? ये टाइम ऐसा है जब पार्टीशन हो गया था, ठीक है। ये तो अभी कौन सी बात कर रहे हैं, जब पार्टीशन हो गया था उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम पार्टीशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब दो गोल कौन कौन से जिस पर सब एग्री हैं? वन, मतलब पहला गोल देख लेते हैं भाई कौन सा जिस पर सब एग्री हैं। तो वन गोल देखिए, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बोला गया है कि भाई आजादी के बाद में हमारा देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा चलना चाहिए। इस पर सब एग्री थे, मतलब सबकी राय थी कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो याद रखना है कि जस्ट पार्टीशन के बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसमें बहुत सारे, उस टाइम पर बहुत सारे सबके अलग अलग व्यू थे, सबके अलग अलग प्रायोरिटीज थी, सबके अलग अलग। तो लेकिन दो गोल ऐसे थे, दो टारगेट ऐसे थे, दो बातें ऐसी थी जिस पर सब एग्री कर रहे थे। उसमें से पहली बात यह थी कि भाई आजादी के बाद में जो भारत देश हमारा चलेगा, इसमें जो गवर्नमेंट रन करेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई, मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के ऊपर ही रन करती है, इसी को बोलते हैं अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार जो कि लोगों पर ही शासन करती है। एग्जांपल देना चाहूं तो सिंपल है भाई, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट होकर के जब वो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में आ जाता है या राजनीति या राज सत्ता में आ जाता है, तो हमारे लिए ही नियम बनाता है, हमारे लिए ही कानून बनाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार क्या कहलाती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। तो यहां तक पहला तो आपको समझ में आया होगा कि भाई पहला गोल तो वो था कि आजादी के बाद में क्या होना चाहिए, हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में चलना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, एंड टू, मतलब सेकंड वाला, दूसरा वाला कौन सा है? दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अब सेकंड बोला गया है, मैं आपको इधर ही बता देता हूं। सेकंड बोला गया है कि भाई सबसे पहला कौन सा बोला गया? सबसे पहला बोला गया था कि आजादी के बाद में हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए भाई आजादी के बाद में। पहला ये था। सेकंड ये कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गुड गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है भाई? गुड गवर्नमेंट का सिंपल मतलब है कि भाई वो सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखे। गुड गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होगी कि भाई वो सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस का ही ध्यान रखा जाए। पर्टिकुलर सेक्शंस इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल रिच सोसाइटी या केवल अमीर सोसाइटी का ध्यान रखे या उनके इंटरेस्ट का ही ध्यान रखे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान रखना है कि उस टाइम पर दो गोल्स ऐसे थे, मैं आपको यहाँ पे एक बार बता भी देता हूँ। उस टाइम पर दो गोल्स ऐसे थे जिस पर सब एग्री कर रहे थे। पहला गोल क्या था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म में, डेमोक्रेटिक फॉर्म में वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेकंड क्या था? सेकंड ये था कि भाई गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए। गुड गवर्नमेंट का मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट होने वाली है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? जो पुअर सेक्शन है, जो क्या है? पुअर सेक्शन है, एंड जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं? जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, उन डिसएडवांटेज ग्रुप्स का क्या करेगी? ये गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। तो याद रखना है कि भाई जब सबसे पहले दो चैलेंजेस ये थे आजादी के बाद में कि हमारी एक सरकार क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक फॉर्म में चलनी चाहिए, और सरकार जो बनेगी वो गुड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें जो पुअर सेक्शन है
उसका विशेष ध्यान रखा जाए, और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये बात कब की जा रही है? ये बात की जा रही है भाई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहला स्पीच दिया था, उस टाइम पर ये अपने पास चैलेंज थे, इस पर सब एग्री कर रहे थे कि हाँ भाई इस टाइप का होना चाहिए। यहां तक कंप्लीट समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, तो आप अगर नोट करना चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, या फिर अभी तो देखो डिजिटल जमाना है, तो आप अगर नोट नहीं भी करना चाहते हो तो सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, अब चलें थोड़ा सा आगे। ओके, तो देखिए अब थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, आप यहां जो फर्स्ट वाले 1 2 3 एंड 4 चार की चारों जो लाइन है उनको हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, काफी इंपोर्टेंट है। एंड उसके बाद इस वाले पैरा में आप यहां से देयर वर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरी वन एग्रीड, इसको अंडरलाइन कर लें यहां से ग्रुप्स तक, ये काफी इंपोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अपनी बुक में करना क्या है, जैसे ही किसी फेमस पॉलिटिकल लीडर के बारे में आता है, तो फिर आपको उस फेमस पॉलिटिकल लीडर के बारे में अपनी बुक में वहीं पर छोटे छोटे शब्दों में लिख लेना है, जिसमें केवल आप समझ पाओ, कोई और समझे ना समझे पर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं लिख लेता हूं, आप भी ऐसे लिख लिया करो भाई। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में आया या कोई इंपॉर्टेंट बात आई, तो हम क्या करेंगे, हम वहीं पर छोटे छोटे शब्दों में उसके बारे में लिख लेंगे, ताकि हम जब रिवाइज करें, जब हम रिवीजन करें, तो हमको उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में भी पता रहे, ताकि हम उसकी पॉलिसीज के बारे में, उसके माइंड सेट के बारे में थोड़ा सा जान पाए। पूरा तो नहीं जान सकते हैं, इतनी हमारी क्षमताएं नहीं है, पर थोड़ा सा तो हम जान पाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बात हुई है भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। किसके बारे में बात हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात हुई थी। तो जैसे मैंने फर्स्ट में ऊपर लिख दिया, देखो मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे ये, मतलब सन थे। तो अगर अपन बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू जी थे, मैंने ऊपर ही लिख दिया है। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम ऑफ द इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद अगर बात करें, देखो मैंने यहाँ पे बर्थ लिख दिया है 14 नवंबर 1889, इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद अगर बात करें कि बर्थ कहाँ हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी के इलाहाबाद में हुआ था, तो आप ऐसे लिख लीजिए। एंड अगर बात करें कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को और किन किन नामों से जाना जाता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पंडित नेहरू के नाम से जानते थे, और बच्चे इनको चाचा नेहरू भी कहते थे। बच्चे इसको क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। हाँ, अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देखें तो पंडित नेहरू क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने इधर लिख रखा है, देखिए कश्मीर में ब्राह्मण फैमिली जो कम्युनिटी थी एक, उससे बिलोंग करते थे, मतलब उससे संबंध रखते थे। उस वजह से इनको पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कश्मीर में जो ब्राह्मण फैमिली थी वहां से ये संबंध रखते थे, उस वजह से इनको पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था। बच्चे इनको चाचा नेहरू कहते थे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उस वजह से बच्चे इनको क्या बोलते थे? बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से इनको पुकारते थे या बुलाते थे। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो पॉलिटिकल लीडर, कोई फेमस पॉलिटिकल लीडर के बारे में आया है, तो वहीं पे आप ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पॉलिटिकल लीडर के बारे में पता रहे। किसी और को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और लिखा है कि भाई उनकी जो वाइफ हैं वो कौन है? कमला नेहरू हैं। इन्होंने स्टडी इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। इनकी डेथ कब हुई थी? मई 27, 1964 को इनकी डेथ हो गई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर बात करें भाई नेहरू जी के सन नहीं था बट डॉटर थी, जिनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी था। और इंदिरा गांधी की शादी किससे हो गई? फिरोज गांधी से इनकी शादी हो गई थी, मतलब करा दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक मतलब फिरोज गांधी से इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी की। तो यहाँ तक अपन ने पंडित नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा जान लिया है। तो आप भी ऐसे करिए, अपनी बुक में थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर लिख लीजिए करिए, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओ, अपने माइंड में सेट कर पाओ, और एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाओ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ, जिनके बारे में अपन ने सब में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये अगर हम बात करें, ये हैं हमारे मोतीलाल नेहरू जी। ये हमारे कौन है? मोतीलाल नेहरू जी हैं। और मोतीलाल नेहरू जी मतलब हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके फादर। मोतीलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं ये। ठीक है, एक आप आराम से देख सकते हो, इनको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए
एक और इमेज है इनका हमारे पास, ये वाला, ये भी देख सकते हो आप, ये हैं मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। अब अगर आगे बात करें तो ये आ गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये आ गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिल्कुल सूट मूट पहन के रहते थे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आ गए हैं। इनके बर्थ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि भाई बर्थ कब हुआ था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 14 नवंबर 1889 को हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी, 27/1964 को हुई थी, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आपने देख लिए हैं, ठीक है। हाँ, आप ये देखते चलिए, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो फेमस हैं, उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इनकी वाइफ की बात करें तो भाई ये इनकी वाइफ हैं कमला नेहरू, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये इनकी क्या है, वाइफ हैं कमला नेहरू, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, कमला नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्म पत्नी व श्री इंदिरा गांधी की माता श्री थी, ठीक है, कमला नेहरू। अगर इनकी बात करें तो इनका पूरा जीवन जो है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। मतलब कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनमें इनका बहुत सारा योगदान था। कमला नेहरू, इनको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंदिरा गांधी जी हैं। ये कौन है भाई, ये इंदिरा गांधी जी हैं, आप इनको भी देखिए, ठीक है। इंदिरा गांधी जी किसकी बेटी थी, किसकी डॉटर थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर थी। इनकी शादी किससे कराई गई, भाई फिरोज गांधी से कराई गई थी। किससे कराई गई थी, इनकी शादी कराई गई थी फिरोज गांधी के साथ में। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये इनकी शादी की इमेज है, मैरिज जब हो रही थी, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी के डिसीजन ना बच्चों अलग ही लेवल पर होते थे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई अगर डिसीजन देखने हैं ना, तो इंदिरा गांधी जी के डिसीजन अलग लेवल पर होते थे, ठीक है। मतलब डिसीजन ये तुरंत लेती थी इंदिरा गांधी जी, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इनके डिसीजन अलग लेवल पर होते थे। इमरजेंसी भी इनके टाइम पर लगी थी, आपको पता हो तो। इमरजेंसी का, अगर आपको आपातकाल या इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे हमने पूरी इंडियन पॉलिटी के बारे में, पूरा तो नहीं बोल सकते, 70 या 60% के समथिंग हमने वहां पर कंप्लीट करा रखा है। तो आप वहां पे जाकर के इमरजेंसी के बारे में पढ़ सकते हो। वहीं पे हमने थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में बता रखा है, इंदिरा गांधी जी के बारे में बता रखा है, जब हमने थोड़ा इमरजेंसी के बारे में बताया है। इमरजेंसी किस किस आर्टिकल के द्वारा, 352, 356, 360, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है, वैसे आपको ये पता होगा, बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये देख लिया आपने, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एंड अगर अपन इधर देखें थोड़ा सा, देखिए, ओके, देखिए, फिरोज गांधी भारत के एक पारसी राजनेता तथा पत्रकार थे। फिरोज गांधी किनके हस्बैंड थे, ये इंदिरा गांधी जी के, ठीक है। लोकसभा के सांसद भी रहे थे, मतलब एमपी, ठीक है। आगे, एक मिनट, सन 1942 में उनका इंदिरा गांधी से विवाह हुआ था। कब हुआ था भाई, 1942 में हुआ था। जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम राजीव गांधी और एक का नाम संजय गांधी था। तो याद रखना है कि भाई इंदिरा गांधी के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम राजीव गांधी था और एक का नाम क्या था, संजय गांधी था। एक का नाम क्या था, राजीव गांधी था, और एक का नाम क्या था, संजय गांधी था। भाई जो इनके हस्बैंड थे, कौन, फिरोज गांधी, वो सांसद बने थे, याद रखना है आपको, ठीक है। लोकसभा के सांसद भी रहे। और 1942 में इनकी शादी हुई थी। कब हुई थी इनकी शादी, इनसे 1942 में हुई थी। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम राजीव गांधी, एक का नाम संजय गांधी था। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ अभी, तो ऐसा ना सोचें आप। चलिए, ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी। ओके, ठीक है। अब तक के हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो 2014 तक दिया गया है, 2014 तक दिया गया है। और 2014 मतलब 2014 के बाद आपको पता है नरेंद्र जी मोदी जी हैं अभी तक। तो यहाँ पे जो डाटा है 2014 तक है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि भाई अभी तक का है, क्योंकि यही है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, पीएम जी। अब सुनिए, सबसे पहले अगर हमारे पीएम जी रहे थे तो कौन रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे 1947 से 1960। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सेव करके रखें।
उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे कुछ टाइम के लिए, फिर इंदिरा गांधी जी आई थी, फिर मोरारजी देसाई साहब आए थे, फिर चरण सिंह आए थे, फिर राजीव गांधी जी आए थे, फिर बीपी सिंह आए थे। देन उसके बाद में 1990 तक बीपी सिंह रहे थे। उसके बाद में चंद्रशेखर जी आए थे 1990 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। एंड 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव आए थे। उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैं आपको बात करूं, देखिए उसके बाद ये आए थे। अगर उसके बाद में हम बात करें तो एच डी देव आए थे। एच डी देव के बाद में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी। एच पी देव के बाद में कौन आए थे भाई? अटल बिहारी। एच डी देव के बाद में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक। एंड अगर अपन बात करें आगे, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एच डी देव के बाद में जो आए थे वो थे इंद्र कुमार गुजराल। कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल थे, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल के बाद में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक रहे थे। और फिर उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे 2004 से 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, और अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही हैं 2014 से लेके अभी तक, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे जितने भी पीएम रहे हैं उनकी एक लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप सन वाइज देख सकते हो कि भाई किस सन में कौन रहे, उसके बाद आप नंबर वाइज इनको जमा सकते हो, उनको आप अच्छे से कंप्लीटली याद कर सकते हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो कहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यहाँ तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार इसका जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया कि आप सभी ने? आप सब सोच रहे होंगे सर आप आगे से हटोगे तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ये लीजिए, हट चुके हैं। चलिए अब आगे चलें। ओके, देखिए अब बात कर लेते हैं भाई कि जैसे कि हमने, अगर नॉर्मली मैं आपसे बात करूं, एक टॉपिक यहाँ पर है हमारा। देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाला टॉपिक ही चल रहा है हमारा, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। या न्यू नेशन बनने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस थे? तो 3 मेन चैलेंज हैं न्यू नेशन के लिए। 3 मेन चैलेंज थे कि जब नया राष्ट्र बना था, जब नया नेशन का क्रिएशन हुआ था, उसके बाद में कौन कौन से मेन चैलेंज थे? तो 3 मेन चैलेंज थे। हाँ, 2 गोल्स ऐसे थे जिस पर सब एग्री कर रहे थे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए चलना पड़ेगा आपको हमारे साथ यहाँ पर। ओके, देखिए ये आपको क्लियरली दिख जाएगा जहां तक मुझे लगता है, फिर भी मैं वादा नहीं कर सकता हूं आपसे, बट कोशिश ट्राई। देखिए अगर बात करें हम, 3 चैलेंजेस थे भाई जो न्यू नेशन क्रिएट हुआ था, उसके लिए 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं? देखिए ब्रॉडली, इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 काइंड ऑफ चैलेंज, कि भाई जो आजाद भारत था उसको 3 मेन चैलेंज का सामना करना पड़ा। द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। पहला चैलेंज था भाई कि नेशन को आकार देना, नेशन को शेप देना और उसको एक साथ जोड़ना, यूनाइट करना। समझ पा रहे हो? पहला चैलेंज क्या था? नेशन को आकार देना, नेशन को शेप देना एंड उसको यूनाइट करना, एक साथ जोड़ना, पहला चैलेंज था, ठीक है। तो हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं? हम समझने के लिए भाई इसके बारे में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि हम बाद में इनको काम में ले लेंगे। देखिए एक मिनट, ये तो हमारा हो गया भाई फर्स्ट चैलेंज। ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट चैलेंज हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, फिर एक साथ रिवीजन कर लेंगे हम इनका। अच्छा ये ऐसे हो गया, ओके, रफ करना ही पड़ेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, कोई बात नहीं, हम बाद में फिर से लिख लेंगे। चलिए तो फर्स्ट वाला चैलेंज आपको समझ में आया? फर्स्ट वाला चैलेंज है भाई कि नेशन को शेप देना और उसको यूनाइट करना, मतलब एक करना। सेकंड देखिए, हाँ यहाँ तक हो चुका है हमारा, यहाँ से यट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, क्योंकि भाई हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या है, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, काफी ज्यादा विविधता है। हमारे समाज में क्या है,
काफी ज्यादा विविधता है, काफी ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। इंडिया वॉज द लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। अभी फर्स्ट वाला चैलेंज ही चल रहा है हमारा कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। तो भाई इंडिया का जो इंडिया की जो भूमि है वो कॉन्टिनेंटल साइज की है और यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन। तो बोला गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, अलग अलग भाषा का यूज करते हैं और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैलेंज वही है। अब सेकंड चैलेंज देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। द सेकंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। भाई सेकंड चैलेंज क्या है, डेमोक्रेसी को स्थापित करना। सेकंड चैलेंज देखो, फर्स्ट चैलेंज याद रखना है, फर्स्ट चैलेंज है अपना नेशन को शेप देना और उसको यूनाइट करना, एक करना। सेकंड चैलेंज है हमारा डेमोक्रेसी को स्थापित करना। ठीक है, द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोला गया है कि भारत ने जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आधारित है, कि भाई हमने अडॉप्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। किसको अडॉप्ट किया है हमने, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया है, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर क्या है, आधारित है, उस पर निर्भर है या उस पर आधारित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये आप हाईलाइट जरूर कर लें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, उसके बाद आप पढ़ोगे तो सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो अभी तक दो चैलेंजेस हमने देखे। पहला चैलेंज देखा कि भाई नेशन को शेप देना, और दूसरा चैलेंज हमने क्या देखा है, दूसरा चैलेंज हमने देखा है कि भाई जो डेमोक्रेसी को स्थापित करना, और इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट। तो ये 2 चैलेंजेस तो हो चुके हैं हमारे। तो अभी तक हमने भाई कितने चैलेंज देखे, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार यहाँ पे। अभी तक हमने 2 चैलेंज देखे। फर्स्ट चैलेंज कौन सा है भाई, फर्स्ट चैलेंज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैलेंज है हमारा शेप एंड यूनाइटेड नेशन, कि भाई नेशन को क्या करना, यूनाइट करना और उसको आकार देना। ये पहला चैलेंज था हमारा। सेकंड चैलेंज की बात करें तो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, कि भाई डेमोक्रेसी को क्या करना, एस्टेब्लिश करना। ये हमारा क्या है, सेकंड चैलेंज है, याद रहेगा। तो हमारे 2 मेन चैलेंज हुए हैं अभी, शेप एंड यूनाइट करना, किसको, नेशन को आकार देना और उसको एक करना, और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। थर्ड चैलेंज की अगर मैं यहीं पर बात करूं तो थर्ड चैलेंज ये है कि भाई गुड गवर्नमेंट हो। गुड गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट बने वो ऑल सेक्शंस पर ध्यान दे, ऑल सेक्शंस पर ध्यान दे, एंड इसके साथ साथ में जो शेड्यूल मतलब जिसको बोल सकते हैं ना अपन के सोशली रूप से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन पर विशेष ध्यान दे। सोशली रूप से जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन पर विशेष ध्यान दे। ये हमारा क्या है, थर्ड चैलेंज है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं इधर भाई। तो ये तीनों चैलेंज आपको समझ में आ गए। ये 3 हमारे मेन चैलेंज हैं, जो कि हमारा ये टॉपिक था ना, ये वाला टॉपिक कि भाई 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये रहा। ये हमारा 3 चैलेंजेस वाला टॉपिक था, इसके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट तो देखिए, अगर हम और आगे देखना चाहें थोड़ा सा, देखिए दिख रहा होगा आपको आसानी से। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। बोला गया है कि जो सेकंड वाले चैलेंज में चल रहा है अभी, ठीक है, थर्ड वाला मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था, पर सेकंड वाला ही चल रहा है अभी। सेकंड वाले चैलेंज में बोला गया है कि भाई डेमोक्रेसी को स्थापित करना नेसेसरी है, बट लेकिन सफिशिएंट नहीं है, कि भाई केवल आपने मतलब डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, पर केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने से डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सही में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ऑथर ये कह रहा है हमसे कि डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, बट केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने से डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। तो ये हमारा सेकंड चैलेंज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम हमारे थर्ड चैलेंज की। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। और बोला गया है कि भाई जब हमारा तीसरा चैलेंज ये है कि जब जो गवर्नमेंट बने
वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को ध्यान में रखे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ये जो मैंने बताया है कि भाई जो गवर्नमेंट बनेगी वो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को ध्यान में रखेगी और वेलबींग का काम करेगी सभी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल कुछ सेक्शंस के लिए ही काम करे या उनके लिए वेलबींग का काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Here अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, यहाँ पे दोबारा से संविधान में क्लियरली स्पष्ट किया गया है, लेट डाउन निर्धारित किया गया है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा से निर्धारित किया गया है, दोबारा लेट डाउन किया गया है कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेगी कि सभी के डेवलपमेंट पर ध्यान देगी और जो सोशली रूप से डिसएडवांटेज हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और रिलीजियस कम्युनिटी पर भी, और अगर अपन बात करें कल्चरल कम्युनिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, यहाँ तक। अब तो 3 चैलेंजेस ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब नेक्स्ट आगे देखिए, और लिखा हुआ है इसमें। अब 3 चैलेंज तो ये हो गए भाई, 3 चैलेंज तो ये हो चुके हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा था। तो ये 3 चैलेंजेस आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो ये 3 चैलेंजेस हो चुके हैं। अगर अब हम बात करें कि भाई इन 3 चैलेंजेस के अलावा क्या कोई एक और चैलेंज है? हाँ, एक और चैलेंज है। एक और चैलेंज क्या है? एक और चैलेंज है कि भाई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जो इफेक्टिव पॉलिसी हो। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। दूसरी बात, सभी चीजों के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, ठीक है, लोगों में इक्वलिटी लाने के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाना, ये मेन चैलेंज है। देखिए बात आएगी इधर, आपके इधर देखिए, द रियल चैलेंज, यहां से पढ़ते हैं अपन। यहां से द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू evolve मतलब होता है विकसित करना, evolve effective policies for economic development and eradication of poverty। भाई एक मेन चैलेंज ये भी है कि आप eradication of poverty को खत्म करने के लिए, और बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाओ। ये भी क्या है? ये भी मेन चैलेंज है। तो 3 मेन चैलेंज अपने कंप्लीट हो चुके हैं और पहला वाला टॉपिक अपना टोटली कंप्लीट हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रखा है। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई इस वाले चैप्टर में हम केवल नेशन बिल्डिंग के फर्स्ट वाले चैलेंज पर फोकस करने वाले हैं, और इसके केंद्र में जिसको रखा गया है इस ईयर में इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आजादी के बाद में जिन सालों में जिसको केंद्र में रखा गया है, सेंटर में रखा गया है, तो नेशन बिल्डिंग के फर्स्ट चैलेंज के बारे में हम पूरे चैप्टर में इसमें पढ़ने वाले हैं, केवल फर्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, ये बात की गई है। मेन हमारे जो आपको पेपर में मतलब आपके एग्जाम में यूज करना है वो यहाँ तक ही यूज करना है। तो अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आज के लिए मैनेज करें। मैं नेक्स्ट जब भी क्लास लेकर के आऊंगा 1-2 दिन के अंदर, तो बिल्कुल क्लियरली इमेज लेकर के आऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एंड यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपना डाउट भेज सकते हो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके, और आपके डाउट का रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। ओके, एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद के सर के साथ। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो जस्ट 12th पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए जस्ट यहीं से आगे आएगी। मतलब यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आगे आएगी हमारी क्लास, यहीं से स्टार्ट होगी वो, ये कंप्लीट हो चुका है उसके अलावा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं जरूर जोड़िए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए और देखते रहिए कंसर्ट विद के सर के साथ।